हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज नए एपिसोड में जो MSW009 सामुदायिक विकास के लिए समुदाय संगठन का प्रबंधन। इसमें हम लोग जो खंड 1 है उसको देखने वाले हैं। इसमें 5 खंड दिया गया है। इसमें खंड 1 इकाई 1 जो है, खंड 1 में इकाई 1 समुदाय की अवधारणाएं और समुदाय कार्य, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो पूरा वीडियो लेक्चर है, ये पूरा जो है ऑडियो लेक्चर हम लोग सुनने वाले हैं। वो समुदाय या कम्युनिटी के आइडिया पर हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये विचार समय के साथ कैसे बदला है, खासकर जब से टेक्नोलॉजी आई है। सही बात है। ये स्रोत काफी दिलचस्प परतें खोलते हैं इस विषय की। बिल्कुल। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि समुदाय सिर्फ कोई वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है, ये एक एहसास भी है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मैकआइवर और पेज ने भी कहा था कि सदस्य सिर्फ खास इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि अपनी आम जिंदगी की बुनियादी बातें भी साझा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। ये जो एहसास वाला पहलू है, सब्जेक्टिविटी, ये बहुत अहम है। रॉबर्ट बेला इसी पर जोर देती हैं। अच्छा। कि समुदाय क्या है? वो लोग जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, बातचीत करते हैं, फैसलों में हिस्सा लेते हैं और जिनकी कुछ साझा प्रथाएं हैं। और फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी एनकरेजमेंट का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि मतभेद होने के बावजूद उन्हें स्वीकार करके सबके भले के लिए काम करना ही समुदाय है। अच्छा, तो आपसी निर्भरता और साझा कामकाज, ये अहम है। हाँ, लेकिन कुछ परिभाषाएं जैसे ब्रायन मुनोन की वो जगह पर ज्यादा जोर देती हैं। हाँ, भौगोलिक पहलू पर। बिल्कुल, कि एक तय इलाके में आत्मनिर्भर लोग जिनमें एकता हो, एक दूसरे पर टिके हों। सही। और फिर फेरिंगटन और पाइन है जो इसे कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये एक तरह का कम्युनिकेशन का ढांचा है जिससे बातचीत और मिलकर काम करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और रैंडम हाउस डिक्शनरी इसे और भी कई तरह से देखती है। जैसे एक तो वो कहती है कि समुदाय एक खास इलाका है जहां लोगों का शासन और विरासत साझा हो। दूसरी तरफ वो ये भी मानती है कि कोई भी समूह जिनकी पहचान या शौक एक जैसे हो, वो भी एक समुदाय है। अच्छा, जैसे कोई बिजनेस ग्रुप या एकेडमिक ग्रुप। हाँ, बिल्कुल, जो शायद खुद को बड़े समाज से थोड़ा अलग महसूस करते हों। और इसमें साइज की भी बात है, बस्ती, गांव, शहर। लेकिन सिर्फ आकार नहीं, शासन का तरीका भी मायने रखता है। सही है। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो सिम्पसन का आइडिया है। हाँ, वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि समुदाय सिर्फ भूगोल या राजनीति या अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक भावनात्मक स्थिति है। भावनात्मक स्थिति मतलब एक तरह का एहसास जो हमें अपने आसपास के माहौल और लोगों के प्रति होता है। ये बात थोड़ी गहरी है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी भावनात्मक जुड़ाव ने टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई चीज को जन्म दिया है। आप वर्चुअल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन समुदाय। ये ऐसे समूह हैं जो आमने सामने शायद ना मिले लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ते हैं। जैसे ईमेल, चैट, फोरम वगैरह। बिल्कुल, सोशल कारणों से, काम के लिए या किसी और मकसद से। और अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित है तो इन्हें ऑनलाइन समुदाय कहते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि ये अक्सर हमारे असल जिंदगी के रिश्तों को पूरा करते हैं, उनकी जगह नहीं लेते। सही कहा, ये एक तरह के पूरक हैं। इनमें टेक्स्ट चैट, फोरम, आवाज, वीडियो, यहाँ तक कि अवतार भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बहुत तरह के टूल हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक तकनीकी बदलाव है ना? इंटरनेट ने हमारे जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। और इन ऑनलाइन समुदायों के काम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हितार्थ समुदाय बनते हैं, कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, जो किसी खास लक्ष्य के लिए बनते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए हों। अच्छा। ये उन लोगों को भी जोड़ते हैं जिनके बीच दूरी हो या कोई असुविधा हो या फिर कोई सामाजिक कलंक जुड़ा हो, जैसे LGBTQ+ समूह। ये बहुत जरूरी काम करते हैं फिर तो। हाँ, और ये लोगों को अपनी आवाज उठाने का, सार्वजनिक बहसों में हिस्सा लेने का मौका भी देते हैं, नीतिगत बहसों में भी। स्रोतों में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं इसके। हाँ, बिल्कुल। तट पर ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए लोगों का ऑनलाइन साथ आना। बिल्कुल, ये सब दिखाते हैं कि ऑनलाइन समुदाय कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? समुदाय क्या है आखिर? देखा जाए तो समुदाय बहुआयामी है। हाँ, कई तरह का। जगह से जुड़ा हुआ, शाजा, शौक या पहचान से जुड़ा, भावनात्मक रूप से जुड़ा और अब टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। और इन सबको जोड़ती है आपसी बातचीत
और एक साझा मकसद। बिल्कुल। और आजकल हम में से ज्यादातर लोग शायद एक ही समय में कई तरह के समुदायों का हिस्सा हैं, है ना? बिल्कुल, ये बात तो है। फिजिकल दुनिया वाले भी और ऑनलाइन दुनिया वाले भी। और ये दोनों दुनियाएं अब आपस में घुल मिल रही हैं। हमारे जुड़ाव के मायने बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। समुदाय को समझना। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक लेख है, समुदाय को समझना, स्वरूप और संरचना। तो कोशिश रहेगी कि हम समुदाय की परिभाषा, उसके प्रकार और उसे देखने के अलग अलग नजरिए, खासकर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के हिसाब से समझें। समुदाय मतलब सुनने में तो आम लगता है, पर असल में ये काफ़ी पेचीदा चीज़ें हैं। हमारी जिंदगी पर इनका बहुत असर होता है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, किसी समुदाय को क्या चीज़ एक साथ रखती है, क्या जोड़ता है उसे? नोट्स में लिखा है कि साझा बंधन होते हैं, विचार या हित, और ये जरूरी नहीं कि एक ही जगह से जुड़े हों। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर ना फर्डिनेंड टोनीस का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने दो तरह की बातें कहीं। एक है जेमिनशेफ्ट। हाँ, जेमिनशिट। ये वो समुदाय हैं जो मतलब प्राकृतिक इच्छा, गहरे व्यक्तिगत और अनौपचारिक रिश्तों पर टिके होते हैं, जैसे परिवार या पुराने गांव। यहाँ लोग एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं, सिर्फ उनकी भूमिका से नहीं। और दूसरा उन्होंने बताया गेसेलशेट। ये थोड़ा अलग है। ये तर्क संगत स्वार्थ पर आधारित होता है। इसमें भूमिकाएं तय होती हैं और नियंत्रण भी ज्यादा औपचारिक होता है, जैसे कि औद्योगिक समाजों में या शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा। और मजे की बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि भारत में आज भी ये दोनों रूप साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा, बस रिश्तों के अलग अलग अंदाज हैं। ये दिलचस्प है कि दोनों साथ में मौजूद हैं। तो फिर मुख्य प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं? शायद पहला वो जो जगह से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। पहला है भौगोलिक समुदाय, मतलब जो किसी खास जगह, किसी सीमा से बंधा हो, जैसे कोई पंचायत हो गई या मोहल्ला या शहर का कोई इलाका, जैसे ओखला मान लीजिए या हरिनगर। ठीक है। कोई खासियत, जैसे मान लीजिए एक ही धर्म के लोग या एक ही पेशे के लोग, डॉक्टर्स का एसोसिएशन या इंजीनियर्स का, या फिर भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। अच्छा। और इसमें वो समूह भी आते हैं जो किसी खास मुद्दे के लिए साथ आते हैं, जैसे दलित लेखक संघ का जिक्र है या HIV पॉजिटिव लोगों का नेटवर्क। लोग अक्सर कई ऐसे समुदायों का हिस्सा होते हैं एक साथ। और ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, मतलब भौगोलिक और हित वाले। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे नोट्स में उदाहरण है किसी झुग्गी बस्ती का रेजिडेंट्स एसोसिएशन। वो भौगोलिक भी है और हितों पर आधारित भी। और यहीं से बात थोड़ी और गहरी करती है, खासकर सोशल वर्क के नजरिए से। नोट्स में अलग अलग लेंस की बात की गई है, समुदाय को देखने के तरीके। इसमें एक है सामाजिक व्यवस्था के तौर पर देखना। ये क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। समुदाय को एक सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम की तरह देखना। ये आइडिया आया जनरल सिस्टम्स थ्योरी से। सिस्टम थ्योरी, ओके। हाँ, मतलब समुदाय को एक सिस्टम की तरह देखो जिसके कई हिस्से हैं, उप प्रणालियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये सब मिलकर कुछ जरूरी काम करते हैं ताकि समुदाय बना रहे, चलता रहे। जरूरी काम? कौन से काम? स्रोत 5 मुख्य काम बताते हैं। पहला, उत्पादन, वितरण, उपभोग, मतलब जरूरत की चीजें और सेवाएं लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। समाजीकरण, यानी समाज के मूल्य, ज्ञान, तौर तरीके अगली पीढ़ी को सिखाना। तीसरा, सामाजिक नियम कायदे बनाए रखना। चौथा है सामाजिक सहभागिता, मतलब लोगों को समुदाय की जिंदगी में हिस्सा लेने का मौका देना। और पांचवा, पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की मदद करना, खासकर जरूरत के वक्त। ये मदद फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी। तो सोशल वर्कर्स के लिए समझना जरूरी है कि ये काम समुदाय में कैसे हो रहे हैं, और खासकर ये देखना कि बाहर की ताकतें जैसे ग्लोबलाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है, वो इन कामों पर क्या असर डाल रही हैं। क्या वो मदद कर रही हैं या मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि लोग कहाँ रहते हैं या किस ग्रुप से हैं, बल्कि ये समझना है कि ये जो पूरा सामुदायिक सिस्टम है, ये अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कैसे काम कर रहा है और कहाँ कहाँ शायद इसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें ये हैं, समुदाय अलग अलग तरह के होते हैं, जगह पर आधारित और हितों पर आधारित। टोनीस के जेमिनशेट और गेसेलशेफ्ट हमें रिश्तों की अलग अलग प्रकृति समझने में मदद करते हैं। एक व्यवस्था वाला नजरिया है, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है ये देखने का कि समुदाय अपने जरूरी काम कैसे कर रहा है। हाँ बिल्कुल,
और ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, कि समुदाय असल में बहुत जटिल होते हैं, बहुआयामी। कोई एक तरीका उन्हें पूरी तरह समझने के लिए काफी नहीं है। लोग अक्सर कई समुदायों के बीच रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सही कहा। हमारे पास सामुदायिक संरचना, पारिस्थितिकी और संघर्ष से कुछ जरूरी अंश हैं जो मुझे लगता है इस विषय पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। जी हाँ, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि समुदायों को देखने के दो मुख्य नजरिए क्या हो सकते हैं। एक तो है जो समुदाय को पर्यावरण के साथ जुड़े एक सिस्टम की तरह देखता है। अच्छा। और दूसरा है जो इसे शक्ति और संघर्ष का एक केंद्र मानता है। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो पहला नजरिया जो समुदाय को एक पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम जैसा मानता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सब कुछ एकदम संतुलन में है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। इसमें यह माना जाता है कि समुदाय और उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच एक तरह का लेन देन है, एक निर्भरता का रिश्ता है। जैसे सहजीवी संबंध? बिल्कुल, एक सिम्बायोटिक रिश्ता। और इससे एक तरह का आप कह सकते हैं संतुलन बनता है। यहां पर वो भूसांस्कृतिक नजरिया मतलब जियो कल्चरल पर्सपेक्टिव अहम हो जाता है। वो क्या है? मतलब किसी जगह की अपनी जो खासियतें हैं, जैसे वहां की जमीन कैसी है, पानी कहाँ है, सेवाएं कैसी बटी रही हैं, ये सब बातें वहां की आबादी, उसके साइज, घनत्व, विविधता और वहां जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उससे गहरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि किसी शहर या गांव का जो नक्शा है वो सिर्फ भूगोल नहीं दिखाता बल्कि समाज की अंदरूनी बनावट भी दिखा देता है। हाँ बिल्कुल, जैसे स्रोत बताते हैं कि अक्सर ग्रामीण इलाकों में जो निचली जातियां मानी जाती थीं, उनके समुदायों को मुख्य जगहों से थोड़ा दूर बसाया जाता था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। पानी या जमीन जैसे संसाधनों तक उनकी पहुंच भी शायद सीमित होती थी। सही कहा। और ये सिर्फ कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ये सामाजिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक दीवारें भी खड़ी करती हैं। ये समाज में जो ऊंच नीच है, पदक्रम यानी हायरार्की, उसको मजबूत करती हैं। और इसी सामाजिक पदक्रम के कारण समुदाय में लगातार कुछ प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिनसे ये बनावट बदलती भी है। बिल्कुल, खींचतान तो होती है। मतलब ये संतुलन कोई बिल्कुल शांत चीज नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। अंदरूनी खींचतान चलती रहती है। जैसे अलग अलग समूहों में सीमित संसाधनों के लिए, मान लीजिए पानी या अच्छी जमीन के लिए प्रतियोगिता चलती है, कंपटीशन। अच्छा। कभी कभी कोई खास समूह या जाति वो सेवाओं पर या व्यापार पर अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस जमा लेती है। और केंद्रीकरण भी होता है। हाँ, एक प्रक्रिया है केंद्रीकरण की, सेंट्रलाइजेशन, यानी पैसा, पावर, जरूरी संसाधन, ये सब कुछ ही लोगों या समूहों के हाथ में सिमट जाना। और हमने स्रोतों में संकेंद्रण और पृथक्करण का भी जिक्र देखा था, वो क्या है? हाँ, देखिए, संकेंद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब है जब खास तरह के समूह किसी एक ही इलाके में ज्यादा बस जाते हैं। जैसे शहरों में हम अक्सर देखते हैं ना, कहीं पर एक खास समुदाय की कॉलोनी, कहीं किसी और भाषाई समूहों का मोहल्ला। हाँ, जैसे बिहारी कॉलोनी या बंगाली टोला। बिल्कुल। और पृथक्करण, सेग्रीगेशन, इससे थोड़ा अलग है। वो तब होता है जब आपसी दुश्मनी या भेदभाव इतना ज्यादा हो कि कुछ समूह चाहकर भी दूसरे इलाकों में जाकर बस नहीं पाते हैं। जैसे दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके की कुछ झुग्गियों का उदाहरण दिया गया है सूत्रों में। ये सब कहीं ना कहीं ताकत के खेल का ही नतीजा है। और इन सब पैटर्न्स को कि कौन कहाँ रह रहा है, संसाधन कैसे बटे हैं, इसे ट्रैक कैसे करते हैं आजकल? इसके लिए आजकल भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS का इस्तेमाल होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरह के डिजिटल नक्शे और डेटा एनालिसिस टूल्स हैं। इनसे हम भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ समुदाय को एक व्यवस्थित, लगभग एक वैज्ञानिक सिस्टम की तरह देखने का नजरिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये तस्वीर थोड़ी अधूरी सी लगती है। क्या ये नजरिया संघर्ष, असमानता और जो ये ताकत का खेल है उसे पूरी तरह समझा पाता है? ऐसा लगता है जैसे ये बस सतह की बात कर रहा हो। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर दूसरा नजरिया सामने आता है जो कहता है कि समुदाय कोई शांत तालाब नहीं बल्कि एक दंगल है, शक्ति और संघर्ष का अखाड़ा। अच्छा। इस नजरिए के मुताबिक हितों का टकराव, असहमति और एक समूह का दूसरे पर हावी होना ये समुदाय की असलियत है। हाँ, ये बात सही है कि पहले वाले नजरिए में प्रभुत्व और केंद्रीकरण जैसी बातें थीं, पर वो इस पर ज्यादा जोर नहीं देता कि इन असमानताओं और मतभेदों से
निपटा कैसे जाए। तो ये दूसरा नजरिया ये मानता है कि समुदाय असल में ऐसे मैदान है जहां अलग अलग समूह, चाहे वो वर्ग के हों, जाति, धर्म, भाषा या इलाके के आधार पर बने हों, वो लगातार ताकत और जो सीमित संसाधन है उन पर कब्जे के लिए एक तरह से जूझते रहते हैं। बिल्कुल यही इसकी मूल धारणा है। और अक्सर कुछ समूह दूसरों पर भारी पड़ते हैं, हावी रहते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी लगातार मोलभाव और संघर्ष चलता रहता है, पर्दे के पीछे ही सही। पर इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि कभी-कभी कानून या प्रशासन जो है वो वंचितों की मदद कर देता है। अच्छा। संघर्ष का समाधान उनके हक में हो जाता है। पर कई बार हम देखते हैं कि व्यवस्था और जो संस्थाएं हैं वो ताकतवर लोगों का ही साथ देती नजर आती हैं। हाँ, ये समझना तो बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता। उन्हें समुदाय की जो असली पावर स्ट्रक्चर है उसे समझना होगा, तभी वो शायद असरदार काम कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये चीजें शहरों, गांव, आदिवासी इलाकों, मुझे लगता है सब जगह साफ दिखती हैं, जहां लोगों को उनकी सामाजिक पहचान या माली हालत की वजह से हकों और संसाधनों से दूर रखा जाता है। एकदम स्पष्ट। और जब ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर वो जातीय या सांप्रदायिक दंगों जैसी भयानक शक्ल ले लेते हैं, जो इन अंदरूनी तनावों का सबसे, आप कह सकते हैं, चरम रूप होते हैं। तो हमने समुदाय को समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग लेंस देखे आज। एक तरफ एक आपस में जुड़ा हुआ संतुलित सा दिखने वाला सिस्टम, और दूसरी तरफ ताकत, वर्चस्व और लगातार चलने वाले संघर्ष का एक मैदान। तो आखिर हम इसे कैसे समझें? दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, सच तो शायद ये है कि समुदाय बहुत ही जटिल, बहुत पेचीदा होते हैं, और हो सकता है कि दोनों ही नजरिए हमें सच्चाई के कुछ अलग अलग हिस्से दिखाते हों। असली समझ शायद इन दोनों को मिलाकर ही बनती है। समुदाय मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत समुदाय, पहचान और उत्तरदायित्व के हिसाब से आखिर ये समुदाय होता क्या है, कैसे कुछ लोग सिर्फ एक भीड़ ना होकर एक समुदाय बन जाते हैं। जी, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, समुदाय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोग एक जगह रह रहे हैं। जैसा स्रोत बताता है, इसकी अपनी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ पहचान होती हैं। हाँ, तो उन्हीं खासियतों को थोड़ा खोल कर देखते हैं ना। स्रोत का मकसद भी यही लगता है कि वो चीजें समझे जो किसी समूह को समुदाय बनाती हैं। पहली बात इसमें आती है मानव मापक्रम की, ह्यूमन स्केल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, समुदाय इतने बड़े नहीं होते कि लोग एक दूसरे को जाने ही नहीं। यहाँ लोग आमने सामने मिलते जुलते हैं, एक सीधा संपर्क होता है, जान पहचान होती है। वो जो सामाजिक दायरे होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। अच्छा, यानी छोटे पैमाने पर होने से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब जान पहचान रहती है, रोज का मिलना जुलना होता है। हाँ, बिल्कुल, एक दूसरे को जानते हैं, और इसी जुड़ाव से, इसी करीबी से दूसरी अहम बात निकलती है, वो है पहचान और आत्मीयता, मतलब अपनेपन का एहसास। पहचान और अपनापन। जी, समुदाय के सदस्य महसूस करते हैं कि वो इस समूह का हिस्सा हैं। एक बिलोंगिंग होती है, एक स्वीकृति होती है, हाँ भाई, ये मेरा समूह है, मैं इसका हिस्सा हूँ। और ये पहचान सिर्फ अपने समूह से जुड़ने भर की बात है, या इसमें यह भी शामिल है कि हम दूसरों से अलग हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पहचान के ये दोनों पहलू हैं, एक तो अपने समूह से जुड़ना, और दूसरा कहीं ना कहीं दूसरों से खुद को अलग समझना भी। और इसमें वो जो साझे संस्थाएं होती हैं, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, वो बहुत मदद करती हैं। अच्छा। हाँ, वो पहचान बनाती भी हैं और उस अपनेपन को, उस जुड़ाव को मजबूत भी करती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? स्रोत इशारा करता है कि भाई, जब ये संस्थाएं या परंपराएं बदलने लगती हैं, चाहे बाहर के असर से बदलें या अंदर से ही, तो लोगों का वो अपनेपन का एहसास है ना, वो कमजोर पड़ सकता है। तो हाँ, ये तो हो सकता है। और इससे फिर समुदाय की जो एकता है उस पर असर आ सकता है। ये आज के जमाने में हम देख भी रहे हैं शायद। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, पहचान और अपनेपन से ही जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, जहां अपनापन है वहां जिम्मेदारी तो होगी ही। ये सिर्फ हक की बात नहीं है, फर्ज भी जुड़ा है। आपसी भरोसा, एक दूसरे की मदद करना, लेना देना, मिलजुल कर कोई काम करना, ये सब समुदाय को चलाते हैं। और ये सब किसी दबाव में नहीं होता। नहीं, स्रोत यही कहता है कि जो रीति रिवाज माने जाते हैं, जो परंपराएं निभाई जाती हैं, वो ज्यादातर सदस्यों की अपनी मर्जी से होता है। एक सामूहिक इच्छा होती है उसके पीछे।
ठीक है, आगे एक शब्द है जमाइनशेट। या जमाइनशेट थोड़ा सुनने में भारी लगता है। हाँ, है थोड़ा अकादमिक, पर इसका सार बहुत सीधा है। जेमिनशेट का मतलब है कि समुदाय में जो रिश्ते होते हैं ना, वो सिर्फ मतलब के या काम भर के नहीं होते, सतही नहीं होते। अच्छा, किस तरह के होते हैं फिर? लोग एक दूसरे से कई तरह की भूमिका में जुड़े होते हैं। आप सिर्फ किसी को उसके काम से नहीं जानते, वो आपका पड़ोसी भी है, शायद दोस्त भी है, उसके परिवार को भी जानते हैं। रिश्ते गहरे होते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले रिश्ते नहीं है कि काम खत्म तो रिश्ता खत्म। ये जरूरी रिश्ते माने जाते हैं। तो जैसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे किसी छोटे कस्बे या गांव में होता है, जहां आप किसी को सिर्फ दुकानदार की तरह नहीं बल्कि पूरे इंसान की तरह जानते हैं, उसके सुख दुख सब पता होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही है जेमिनशेट का असली मतलब। ये सिर्फ लेन देन नहीं है। और ऐसे माहौल में क्या होता है कि लोग अपनी जो काबिलियत है, जो हुनर है, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करते बल्कि समुदाय के भले के लिए भी करते हैं, क्योंकि वो जुड़ाव महसूस करते हैं। समझ गया। और आखिर में है संस्कृति, कल्चर। जी, हर समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति होती है, अपना एक जीने का ढंग होता है, और ये संस्कृति कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो हमेशा एक सी रहे। मतलब ये बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल, ये लगातार बनती रहती है। सदस्य ही इसे बनाते हैं, बदलते हैं, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं से, आर्थिक लेन देन से, आपसी ताकत के रिश्तों से, इन सब से संस्कृति को आकार मिलता है। ये पूरी जीवन शैली है एक तरह से। तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें, समुदाय सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, ये तो आमने सामने के मानवीय रिश्ते हैं, एक साझा पहचान है, अपनेपन की गहरी भावना है, हाँ, आपसी जिम्मेदारियां हैं, वो गहरे जरूरी रिश्ते हैं जिन्हें जेमिनशेट कहा। जी, जेमिनशेट। हमारे सामने सामुदायिक कार्य, अभ्यास और विकास किताब के कुछ हिस्से हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा इरादा ये देखना है कि समाज कार्य का जो इतना बड़ा दायरा है, उसमें सामुदायिक कार्य की जगह कहाँ है, ये मतलब कैसे विकसित हुआ, हाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और खासकर भारत के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो स्रोत ये बताते हैं कि देखिए, पुराने भारतीय समाज में भी समुदाय की भलाई के विचार तो थे। हाँ, थे तो। पर अक्सर वो कह सकते हैं कुछ खास ग्रुप्स तक ही सीमित थे। जी। और समाज में जो ऊंच नीच थी उससे भी जुड़े हुए थे। हाँ, ये बात है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि सामुदायिक कार्य का जो विकास है वो दो अलग-अलग धाराओं से जुड़ता है, ऐसा लगता है। अच्छा, कैसे? एक तो प्रोफेशनल सोशल वर्क की अपनी एक हिस्ट्री है, उसका विकास है, और दूसरी तरफ वो काम है जो अलग अलग ग्रुप्स ने, मतलब पेशेवरों ने या आम नागरिकों के समूहों ने, समुदायों के बीच जाकर किए हैं। तो अगर इतिहास देखें, 19वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन में वहां ये सोच थोड़ी बदली कि सोशल वर्क का मतलब सिर्फ एक एक व्यक्ति की समस्या देखना नहीं है। सही। केस वर्क से आगे बढ़ने की सोच। हाँ। जैसे वो सेटलमेंट आंदोलन थे, सेटलमेंट हाउस, एक तरह के कम्युनिटी सेंटर जैसे। बिल्कुल। और वो दान संगठन समितियां, COS, इन्होंने इसकी नींव रखी। इनमें वो सुधार वाला एलिमेंट ज्यादा था। हाँ, सुधार का भाव था। जैसे अमेरिका में सुनने में आता है कि सेटलमेंट हाउस पहले तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन पर ध्यान देते थे। हाँ, शुरू में। पर फिर वो घर दिलाने, कानूनी सलाह देने, ऐसे कामों तक फैल गए। और शायद यहीं से ग्रुप वर्क का आइडिया भी निकला। बिल्कुल, समूह में काम करने का तरीका। और फिर देखिए 1920-30 के दशक में अमेरिका में वो कम्युनिटी चेस्ट्स और प्लानिंग काउंसिल्स तेजी से बढ़े। हाँ। इनसे वो सामुदायिक संगठन और खासकर सोशल प्लानिंग, मतलब सामाजिक नियोजन का विचार मजबूत हुआ। यानी कि जरूरतें और साधन, इनमें तालमेल बिठाना। एग्जैक्टली। जरूरतों और संसाधनों में बैलेंस। और यहीं पे पहली बार नागरिकों की भागीदारी को अहमियत दी गई, जो बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा, और इंग्लैंड में वहां क्या कहानी थी? इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति कह सकते हैं दो परंपराओं से हुई। जी। एक तो ये कि भाई चर्च की जो नैतिक भूमिका थी वो कम हो रही थी, तो उसका स्थान लेने की कोशिश। ओके। और दूसरी सोच ये थी, जो बहुत जरूरी है, कि गरीबी जो है वो लोगों की बुरी हालत का नतीजा है, कारण नहीं। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में है, इंडिविजुअल में नहीं। अच्छा, ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव था। तो ब्रिटेन में ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस उभरा, इसके पीछे फिर कई कारण रहे होंगे, स्रोत बताते हैं। हाँ, कई कारण थे। जैसे ये समझ आया कि सिर्फ एक एक व्यक्ति पर काम करने की अपनी सीमाएं हैं। है ना? बिल्कुल। और साथ ही लोग ये भी समझने लगे कि आस पड़ोस में जो मदद के अनौपचारिक तरीके होते हैं, लोग खुद से जो करते हैं, वो भी बहुत जरूरी हैं। सही बात। फिर वो समुदाय आधारित टीमों का असर भी दिखा। हाँ, और सरकारी खर्च में कटौती और वो विकेंद्रीकरण की नीतियां भी थीं।
हाँ हाँ, सरकारें काम नीचे बांट रही थी। सही कहा। और देखिए, सामुदायिक कार्य, ये जो शब्द है, ये पहली बार 1968 में गुल्बेनेकियन फाउंडेशन की एक स्टडी ग्रुप ने इस्तेमाल किया था। अच्छा, 1968 में? हाँ, उन्होंने पाया कि इसमें 3 जुड़े हुए काम शामिल हैं: सामुदायिक विकास, सामुदायिक संगठन और सामाजिक नियोजन। शुरू में तो ये केस वर्क और ग्रुप वर्क के साथ ही चलता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समुदायों के बारे में और उनके साथ काम करने का ज्ञान बढ़ा, तो ये अपने आप में समाज कार्य का एक जरूरी तरीका बन गया। और जाहिर है इसके लक्ष्य तो हर समुदाय के हिसाब से बदलते होंगे। भारत जैसे विविध देश में तो ये फर्क और भी साफ दिखता होगा। बिल्कुल। यहाँ तो अक्सर कोशिशें, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी या आदिवासी इलाके हों, वहाँ दलितों और जो शक्तिहीन समूह हैं उनकी स्थिति सुधारने पर रही हैं। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक सशक्तिकरण भी। और ये कोशिशें काफी पहले से चल रही हैं। ऐसा नहीं कि ये हाल की बात है। नहीं, काफी समय से। यहाँ मुख्य मकसद यही रहता है कि जो समाज कल्याण की सेवाएं हैं उनकी व्यवस्था सुधरे, और जिन लोगों के लिए ये है वो खुद अपनी समस्याओं को सुलझाने में शामिल हों। यानी भागीदारी। हाँ, भागीदारी और स्व सहायता। पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ हेल्प, ये सामुदायिक कार्य के मूल मंत्र हैं। इसमें वो सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया भी शामिल है। हाँ बिल्कुल। उसका मतलब है कि सीधे समस्या की जड़ पर काम करना। जैसे जरूरतों के लिए वंचित लोगों को संगठित करना, जो मौजूदा संस्थाएं हैं उन पर दबाव बनाना, ताकि नीतियां बदलें। हाँ, और फैसला लेने की प्रक्रिया में उन लोगों की आवाज को जगह दिलाना जिन्हें अब तक सुना नहीं गया है। इसीलिए शायद सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका सिर्फ मदद देने वाले की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सक्षम करता यानी इनेबलर है, या अधिकार देने वाला, एम्पावरर है। मतलब खुद समाधान नहीं देता। नहीं, वो लोगों को उनकी दिक्कतें समझने, उनकी जरूरतें पहचानने और अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। वो शायद ऐसे सवाल पूछती है, अच्छा, इस मुश्किल से निकलने के लिए आपके अपने समुदाय में क्या ताकतें हैं, ताकि लोग खुद सोचना शुरू करें। बिल्कुल। और इसी भूमिका ने इसे प्रोफेशनल सोशल वर्क में इतनी अहम जगह दिलाई है। और इसके लिए हमने एक दिलचस्प स्रोत देखा, सामुदायिक विकास के उपागम और कार्यनीतियां। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि विकास मतलब कोई सरकारी योजना या प्रोजेक्ट। हाँ, ऊपर से आने वाली कोई चीज। बिल्कुल। लेकिन यह स्रोत कहता है कि नहीं, सामुदायिक विकास असल में एक प्रक्रिया है। मतलब बातचीत की, एक दूसरे से सीखने की, और हाँ, साथ मिलकर काम करने की। और इसका जो मुख्य मकसद है वो है लोगों को, मतलब समुदाय को ही इतनी ताकत देना कि वो खुद तय कर सकें कि उनका समुदाय कैसा हो, किस दिशा में जाए। सही कहा, ये एम्पावरमेंट की बात है। और देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स तरीका हो। हाँ। कोई सीधा साधा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक उलझी हुई राह है। इसमें मुश्किलें आएंगी, संकट आएंगे, जाहिर है। और तब जरूरत पड़ती है नए, एकदम हटकर सोचे गए समाधानों की, रचनात्मकता की। सही। और स्रोत की सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो। तो वो कहते हैं लोगों के अपने अनुभवों से। हाँ, उनके असल जीवन के अनुभव, उनकी तकलीफें, उनकी उम्मीदें, जैसा वो खुद बताते हैं। यहाँ से बात थोड़ी और गहरी होती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कनेक्शन है, मतलब ये समझना कि लोगों की जो निजी अनुभव हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, वो अक्सर अकेली नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो जुड़ी होती हैं बड़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों से, सिस्टम से। मतलब जो चीजें उनके दमन या नुकसान का कारण बनती हैं। एग्जैक्टली। तो सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर देखना काफी नहीं है, उन बड़ी संरचनाओं को भी समझना होगा। और इसी सोच को अगर हम आगे बढ़ाएं तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी बदल जाती है। कैसे? पारंपरिक सोच ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता एक एक्सपर्ट है जो बाहर से आकर समाधान बताएगा। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन ये स्रोत कहता है नहीं, कार्यकर्ता एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक संसाधन है, रिसोर्स। संसाधन समुदाय के लिए। हाँ। जिसकी जवाबदेही सीधे समुदाय के लोगों के प्रति है। ये सोच बिल्कुल अलग है। ये लोगों को ताकत देती है, उन्हें निर्भर नहीं बनाती। ये बात तो वाकई सोचने वाली है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो ताकतवर समूह होते हैं समाज में, जिनका दबदबा होता है, हाँ, वो अपनी समझ को, अपनी बुद्धिमत्ता को ही सबसे ऊपर रखते हैं, उसे ही सही मानते हैं। बिल्कुल। और उसे थोपते भी हैं। सही कहा। और वहीं दूसरी तरफ जिन समुदायों को दबाया गया है, जिनके पास शायद वो औपचारिक ताकत नहीं है, उनकी अपनी एक गहरी समझ होती है, अपना ज्ञान होता है,
जिसे स्रोत दमितों की बुद्धिमत्ता कह रहा है जी और उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सामुदायिक विकास का एक बहुत अहम हिस्सा यही है, इस दमितों की बुद्धिमत्ता को पहचानना, उसे सम्मान देना। मतलब ये मानना कि उन्हें हक है अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं खुद बताने का, बिल्कुल अपने तरीके से, अपनी भाषा में, और फिर उस समझ को, उस ज्ञान को समाज के भले के लिए सामने लाने में मदद करना। इसके लिए तो फिर जागरूकता फैलानी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसी रणनीतियां बनानी होंगी जिनसे उन आवाजों को सुना जाए, उन्हें माना जाए, उन्हें महत्व दिया जाए। जो हाशिए पर है उनकी आवाज को केंद्र में लाना होगा। स्रोत एक और अहम मुद्दे पर बात करता है, कार्यात्मक समुदाय और भौगोलिक समुदाय। इनमें क्या फर्क है? देखिए, कार्यात्मक समुदाय वो होते हैं जो किसी खास मकसद या पहचान के आधार पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारियों का समूह या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी। अच्छा, जिनका कोई साझा हित हो। हाँ, जबकि भौगोलिक समुदाय वो हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही इलाके में, पड़ोसी। समझ गया। तो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का तर्क ये है कि अगर हम सिर्फ कार्यात्मक समुदायों पर ही ध्यान देंगे तो ये हो सकता है कि किसी इलाके के जो सबसे वंचित लोग हैं वो पीछे छूट जाएं। ये मुमकिन है। क्योंकि वो शायद उन कार्यात्मक समूहों का हिस्सा न हो। इसलिए स्रोत कहता है कि जमीनी स्तर पर काम करने के लिए भौगोलिक समुदायों को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है। मतलब जहां लोग असल में रहते हैं उस जगह पर फोकस करना। हाँ, और साथ ही ये भी मानना होगा कि किसी भी भौगोलिक समुदाय के अंदर भी सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, ये तो है। कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। बिल्कुल, कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं, ताकतवर लोग, और कुछ कमजोर भी होते हैं। तो सामुदायिक विकास का काम ये भी है कि वो कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने में मदद करे, उन्हें प्रोत्साहित करे। और जो प्रभावशाली वर्ग हैं, और शायद उन प्रभावशाली वर्गों के जरूरत से ज्यादा दबदबे को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, ताकि समुदाय में ज्यादा बराबरी आ सके। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो समुदाय आधारित रणनीति का असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ताकत ऊपर से नीचे ना आए, बल्कि नीचे से ऊपर जाए। आम लोगों से शुरू हो। हाँ, आम लोगों की पहल, उनकी आवाज, उनकी अपनी स्थिति को बदलने के उनके जो प्रयास हैं, उनको सबसे ज्यादा महत्व देना। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो सामुदायिक विकास सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स चला देना नहीं है। नहीं, ये लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है, उनके अपने ज्ञान, उनके अनुभवों को मान्यता देने के बारे में है, और ये पक्का करने के बारे में है कि उनकी आवाज उनके अपने समुदाय को, खासकर उनके मोहल्ले, उनके इलाके को आकार देने में सच में मायने रखे। ये नीचे से ऊपर की ओर एक बड़ा ढांचागत बदलाव है। तो मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से थोपे गए समाधानों को पूरी तरह नकार कर लोगों के अपने नेतृत्व में चलने वाली प्रक्रिया को अपनाने की बात है। बिल्कुल। इसकी नब्ज क्या है और ये जो सामुदायिक अभ्यास है वो कैसे विकसित हुआ? बिल्कुल। तो स्रोत शुरू होता है समुदाय की परिभाषा से। जी। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है ना? हाँ, बल्कि साझा हितों से जुड़े लोग भी। हाँ, जगह और साझा हित दोनों। और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो है इसकी विशेषताएं। जैसे कि आपसी रिश्ते। अच्छा। एक पहचान, अपनेपन का एहसास। अच्छा। और फिर अधिकार और जिम्मेदारियां भी होती हैं, लोगों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। यही सब मिलकर समुदाय को मतलब एक तरह से जान डालते हैं, उसमें आइडेंटिटी मिलती है उसको। हाँ, और ये भूमिकाएं सिर्फ सामाजिक और आर्थिक जीवन चलाने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री कहती है कि ये जीवन को बनाए रखने, मतलब स्थिरता देने, और साथ ही उसमें बदलाव लाने, दोनों में जरूरी है। अच्छा, यानी स्थिरता और विकास दोनों साथ साथ। हाँ, एक तरह का संतुलन। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा एक और नजरिया है इसमें, वो है सामाजिक कार्यकर्ताओं का। हाँ, वो समुदायों को कैसे देखते हैं? ये सामग्री क्या बताती है? वो कई तरह से देखते हैं। कभी एक सामाजिक व्यवस्था, मतलब सोशल सिस्टम की तरह, कभी एक पारिस्थितिक तंत्र, जैसे इकोसिस्टम होता है ना, जहां सब एक दूसरे पे निर्भर है। हाँ हाँ। और कभी कभी तो शक्ति और संघर्ष के एक क्षेत्र के रूप में भी, मतलब जहां पावर डायनामिक्स चलते हैं। ओह, ये तो काफी अलग अलग लेंस से देखने के। अब बात थोड़ी गहरी होती है जब हम इसके इतिहास में जाते हैं। हाँ। सामग्री ब्रिटेन और अमेरिका में सामुदायिक अभ्यास की जड़ों को भी देखती है, खासकर गरीब समुदायों और वो जो सेटलमेंट मूवमेंट था। हाँ, सेटलमेंट मूवमेंट, जहां लोग समुदाय के बीच रहकर उनके साथ काम करते थे। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, क्या माहौल था?
और अगर हम इसे आज के भारत से जोड़ें हाँ। तो यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है। क्या? सामग्री इस बात पर जोर देती है कि भारत में सामुदायिक अभ्यास का जो तरीका है वो ब्रिटेन या अमेरिका से अलग क्यों है। अच्छा, क्यों है अलग? वजह है यहाँ के समुदायों का चरित्र। उनमें परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह की विशेषताएं मिली-जुली है। ये घालमेल पश्चिम से काफी अलग है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम में जो तरीके कामयाब रहे हैं वो मॉडल यहाँ भारत में सीधे सीधे लागू नहीं हो सकते? हाँ, सामग्री यही कह रही है। हाँ बिल्कुल, इशारा इसी तरफ है। भारत का अपना एक विशिष्ट संदर्भ है, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक सच्चाई है, उसे समझना जरूरी है। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां के मॉडल और सिद्धांत यहाँ पूरी तरह फिट बैठे हैं, ये जरूरी नहीं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि फिर यहाँ के लिए सबसे सही तरीके क्या हो सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से अगर हम सार निकालें तो ये समझ बना कि समुदाय सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है। नहीं। ये रिश्तों, पहचान, भूमिकाओं, साझा हितों से बुनी एक जटिल चीज है और इसे समझने के भी कई नजरिए हैं। सही कहा। और हमने ये भी देखा कि ये जो सामुदायिक अभ्यास है इसका अपना एक इतिहास है जो खास सामाजिक परिस्थितियों में पनपा। हाँ। और सबसे जरूरी बात, भारत के संदर्भ की जो अपनी खासियत है वो परंपरा और आधुनिकता का मेल। हाँ, वो संगम। वही इसे पश्चिम से अलग बनाता है। और यहीं से हमारे काम करने के तरीकों के लिए, मतलब सामाजिक कार्य के लिए, चुनौती भी है और अवसर भी। वाकई ये सोचने वाली बात है कि जमीनी हकीकतें कितनी अलग हो सकती हैं और उनका असर हमारे काम पर कैसे पड़ता है। बिल्कुल।